हेलो दोस्तों, केम छो? मजे में? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि मैंने बताया भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट इनको लगाते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो यार फिर स्टार्ट करें। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बच्चों। देखो इसमें क्या करना है, देखो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि ये x यहां से हट जाए, है ना। x यहां से हट जाए तो यहां x से डिवाइड किया, यहां भी x से डिवाइड किया, यहां भी x से डिवाइड किया, तो इसका फायदा ये हुआ, तो ये x खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया, dy/dx प्लस। अच्छा अब एक चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से y को अलग कर दे रहा हूं, तो ये ऐसे हो जा रहा है 2/x। ऐसा क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। यहां x से x खत्म, तो कितना बचा, ये x log x। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, देखो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के करेंगे सॉल्व। याद आया ना, देखो इस टाइप से कुछ होता था, d/dx प्लस py इज इक्वल टू q, कुछ इस फॉर्म में होता था। तो यहां पे देखो ये y अलग हो गया, p क्या हो गया, p हो गया ये, और q क्या हो गया, ये पूरी कहानी। कुछ याद आया है ना। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e और यहां पे क्या होगा p dx। तो p कितना है बच्चे, 2/x, तो 2 को कर लो बाहर, ये हो जाएगा 1/x dx, है ना। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो कितना आया, ये e, देखो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, log x आएगा, है ना। और ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, 2 इधर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लें x²। तो भैया देखो हमने एक चीज पढ़ा ना, e log x, ये क्या होता है, x होता है ना। तो यहाँ पर अगर x की जगह पे x² है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x² आएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, x² आएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखो, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे दोस्त, बस फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो बात को। फार्मूला क्या होता था, y, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। तो q कितना है, ये रहा, यहां पर लिख लो x log x dx, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये x और ये x² कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दे x³, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, आइलेट वाली कहानी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट, है ना। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x² इनटू y। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता था फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ और ये 4 हो गया, है ना, माइनस इंटीग्रेशन फिर dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो log x का dy/dx करेंगे तो बच्चे आएगा 1/x, और फिर वापस इसका इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, तो ये हो जाएगा x⁴/4, ठीक है। और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अच्छा तो ये हो गया दोस्त, x² इज इक्वल टू x⁴/4 log x, है ना, इसको पहले लिख दिया मैंने, माइनस देखो यहाँ एक x से एक x खत्म, तो 1/4 बाहर कर लो, अंदर कितना बचा, अंदर बचा x³ dx, ठीक है। तो ये बेटा हो गया x² इज इक्वल टू x⁴/4 log x माइनस 1/4। देखो इसका करेंगे ना इंटीग्रेशन x³ का, तो वापस कितना आएगा, x⁴/4 और ये 4×4 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस c, ठीक है। अब यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो x² सबके नीचे हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये कॉपी कर लेना, बता देता हूं उसको।
ध्यान से देखो, बस एक लाइन बची है, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इज व्हाट, ये हो जाएगा x की पावर 4 log x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस माइनस था माइनस x की पावर 4 अपॉन 16 2x स्क्वायर और प्लस c अपॉन x स्क्वायर, है ना, ये x स्क्वायर सबके नीचे आ गया, तो ये खत्म, यहाँ पे खत्म, तो कितना आया y इज व्हाट x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c x पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कहानी समझ में आई, बोलो हाँ या ना, है ना, आसान था, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन लिखते बच्चों, देखो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। अच्छा अब देखो ये दो लाइन दी हुई है, मुझे इनके बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा, है ना, इसका फार्मूला बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो नीचे दिए ना 2 5 - 3, यहाँ पे -1 8 4, ये क्या है, दीज आर दी डायरेक्शन रेशियो, ठीक। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो एक काम करो, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिखते थे ना a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1, ठीक। अच्छा यहां पर ये हो गया a2 b2 c2, ठीक। अच्छा और देखो ये लाइन की जो इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो लिख लो। जैसे यहाँ पे प्लस आया है तो कहानी में क्या होता है, माइनस होता है ना इक्वेशन में, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो z माइनस -3, है ना। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो x माइनस -2, बाकी तो ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता था एंगल निकालने का, वो होता था cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला आपको पता होगा, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इज व्हाट, a1 a2 2 इंटू -1, तो ये तो हो गया -2 प्लस 5 इंटू 8 40, c1 c2 कितना -3 और इंटू 4, तो ये तो हो गया -12। फिर a1 b1 c1 सबका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। वही कहानी सेम टू सेम इधर भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो -12 और ये -2 -14, तो 40 - 14, तो ये तो हो गया 26, है ना। और ये कितना हो गया 9 4 13 और 25 38 रूट 38, और ये कितना हो गया 64 और 16 और प्लस 1 80 और 1 81, ये आएगा रूट 81, और रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, है ना। तो बस ये हो गया आपका आंसर, cos थीटा इज व्हाट 26 अपॉन 9 रूट 38, ठीक है। तो यहां से थीटा हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल, ये जो दो लाइन है इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा। आई बात समझ में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना, ध्यान से देखिए पढ़िए, ठीक है। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसमें, if a leap year is selected at random what is the chance that it will contain 53 Tuesday, ठीक। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है, मैं बताता हूँ। ध्यान से देखो, देखो यहाँ बात हो रही है लीप ईयर की, और कह रहा है कि लीप ईयर, है ना, हमें मालूम है कितने होते हैं ना 366 डेज होते हैं, तो कह रहा है कि 53 ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि 53 ट्यूसडे आ जाए। अच्छा भाई, तो एक चीज आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, है ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर
कितने होते हैं ये तो भैया सबको मालूम हो गया, 366 डेज है ना। अच्छा तो और मुझे ये भी मालूम है कि एक हफ्ता जो होगा, एक हफ्ते में एक ही ट्यूसडे आएगा, दो तो आएंगे नहीं, ठीक। तो एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं, 7, ठीक। तो 7 डेज में एक बार तो ट्यूसडे आया ही होगा, ठीक। हमें 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, 53 ट्यूसडे जो होंगे ना इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब को समझो, ध्यान से देखो इसमें अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूं, ध्यान से देखो क्यों कर रहा हूं बताता हूं। तो ये कितना होगा, 7 5 35, 1 बचा, और 7 2 14। तो देखो हर हफ्ते में 7 दिन है तो 52, देखो मैंने डिवाइड किया तो कितना है 52, ठीक। और 2 रिमाइंडर भी बच रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि 52 ट्यूसडे तो आ चुके होंगे भैया। जब 366 दिन में 52 हफ्ते और 2 दिन हुए, कितने हुए 52 वीक्स एंड 2 डेज। ये वीक्स है, ठीक है, दीज आर द वीक्स, और ये हो गया डेज। तो 52 हफ्तों में 52 ट्यूसडे तो आ चुके होंगे ना। अब ये 2 दिन बचे हमारे पास। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ, ठीक। देखो अगर मान लो जो 2 दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, अगर मान लो पहला दिन संडे होगा तो दूसरा दिन क्या होगा, मंडे होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा तो हमें संडे मंडे तो चाहिए नहीं। अगर मान लो पहला दिन मंडे हुआ तो दूसरा दिन ट्यूसडे हो सकता है, और अगर पहला दिन ट्यूसडे हुआ तो दूसरा दिन वेडनेसडे हो सकता है। अगर पहला दिन वेडनेसडे हुआ तो दूसरा दिन थर्सडे हो सकता है, और अगर ये पहला दिन थर्सडे हुआ तो उसके बाद फ्राइडे हो सकता है, और अगर पहला फ्राइडे हुआ तो दूसरा सैटरडे हो सकता है, और अगर पहला सैटरडे हुआ तो दूसरा संडे। मतलब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ट्यूसडे चाहिए। तो भैया देखो ट्यूसडे कितनी बार में, 1 और 2। ऐसा हो सकता है कि दूसरा दिन ट्यूसडे हो, या हो सकता है कि पहला दिन ट्यूसडे हो, ठीक। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 53 ट्यूसडे की, क्योंकि 52 तो आ ही चुके हैं ट्यूसडे। तो 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये 2 है, 2 और टोटल डेज कितने होते हैं 7। तो 2/7 इज योर आंसर। आई बात समझ में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। अच्छा देखो यार इसमें क्या करना है, इसमें हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है ना। तो देखो करते कैसे थे, अगर थोड़ा सा ध्यान होगा, सबसे पहले हम फंक्शन को पहचानते थे कि किस टाइप का फंक्शन है, याद आ रहा है। तो ध्यान से देखो ये रूट एक्स टाइप का फंक्शन है ना, रूट में दिया होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, कुछ इस टाइप का फंक्शन है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, मैं इसका अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसे आएगा d by dx, और रूट x का d by dx क्या होता है 1/2 रूट x, है ना। चलो इसको यहां पे लिख लिया हमने। अच्छा अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए देखो हम क्या करते थे, ध्यान आ रहा है, हम क्या करते थे, इसको x और डेल्टा x में ब्रेक कर लेते थे। तो यहां पर जो x होगा वो x कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा x कितना होगा, ये जो बचा इधर 0.3, ठीक। अच्छा तो फार्मूला याद है ना, कैसे निकालते थे, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, और ये डेल्टा y क्या होगा ना, इसी में ही समथिंग ऐड करके या माइनस करके वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे रूट 25 होता तो मैं कहूँ इसकी वैल्यू बताओ, तो आप आराम से बता देते 5 आएगी, आया ना। अब ये 5.25.3, तो आप कहोगे सर आंसर 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग होगा। और ये जो 5 पॉइंट जो समथिंग चीज है ना, क्या है, डेल्टा वाई है ना, 5 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये जहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डेल्टा वाई होगी। ये दिख रहा है ना डेल्टा वाई, तो यही हमें निकालना है। अच्छा तो ध्यान से देखो भैया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, x प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स इन दोनों ऐड करूंगा वापस यही आएगा, और फंक्शन किस टाइप का है, रूट का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
रूट 25.3 माइनस एफ एक्स, एक्स कितना है, एक्स 25 है, फंक्शन रूट टाइप का, तो फिर से लिख लो रूट 25, एक्स की जगह पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा देखो ये इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा -5 और ये -5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 25.3। अब देखो 5 प्लस समथिंग, वही कहानी बन गई, 5 प्लस समथिंग कुछ होगा। अब ये डेल्टा वाई हमें निकालना है, तो याद होगा यार डेल्टा वाई कैसे निकालते थे, याद आ रहा है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई के लिए होता था d/dx डेल्टा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई d/dx ये रहा 1/2 रूट x, और x कितना था दोस्त 25, ठीक है, और डेल्टा x कितना मांगा था मैंने 0.3, तो इसको हटा के ऐसे लिख लो 3/10, ठीक है। अच्छा तो डेल्टा y इज व्हाट 1/2 इनटू ये तो हो गया 5 और ये हो गया 3/10, तो ये कितना आया, डेल्टा y इज व्हाट 5 2 10 और ये 10, तो ये तो हो गया 3/100 और इसको सॉल्व किया तो आएगा 0.03। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई, बस डेल्टा y की वैल्यू यहां पुट कर दो, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा y इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा y की जगह हम क्या लिख देंगे 0.03 प्लस 5, ठीक है, ये किसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 25.3 की, तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 5.03, ठीक है। कहानी समझ में आई, हाँ या ना, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या वैल्यू आई 5.03, क्लियर हुआ ना। तो आसान है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। चलिए कॉपी कीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, देखो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। ये क्या दिया है, x sin x प्लस sin x की पावर कितनी है, cos x है, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो चलो ध्यान से देखो इसको करना कैसे है ना, समझते हैं। सबसे पहले देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस यहां पर sin x की पावर कितनी हो गई, cos x हो गई, ठीक। अच्छा ये जो इतना हिस्सा है दोस्त, ये दिख रहा है, इसको u मान लेते हैं, और ये जो इतना हिस्सा है इसको v मान लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक। अच्छा तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d/dx इज सॉरी, तो u का करेंगे तो दोस्त कितना आएगा du/dx, और v का हो जाएगा dv/dx, ठीक। अच्छा तो मान लो इक्वेशन 1 है, तो हमें क्या करना है, u और v इन की वैल्यू को सॉल्व करके बस यहां पुट कर देना है, तो d/dx आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले भैया हम u लेते हैं, टेकिंग u, है ना, तो u कितना है, x की पावर sin x, ठीक है। सॉरी, तो देखो बेटा इसमें क्या होता था, जब पावर में कहानी मिलती थी तो उसको लॉग लगा के सॉल्व कर देते हैं ना, लॉग से। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा log u, और यहां पर हो जाएगा log x की पावर sin x, ठीक है। तो ये log u तो एज इट इज रहा, और ये sin x आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा sin x इंटू log x, ठीक है। अच्छा आप एक चीज ध्यान से देखो, इसमें तो लग गया प्रोडक्ट रूल, हाँ या ना, लगेगा ना प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और log u, तो log u को मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 1/u du/dx, ऐसे आएगा ना log u का, क्योंकि देखो log x होता है तो 1/x होता है, ठीक है, लेकिन अगर x के सिवा कुछ भी हो तो फिर से करना पड़ेगा उसको, ठीक। अच्छा तो ये हो गया, और sin, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन, तो log x का हो गया 1/x, तो इसके नीचे लिख दो, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log x, और d/dx फर्स्ट फंक्शन, तो sin x का हो गया बच्चे cos x, ठीक है। तो u को उधर भेज दो, तो ये कितना आएगा
du by dx is what? u sin x upon x plus log x cos x। ठीक है ना, ये आ गई किसकी वैल्यू? du by dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। अच्छा, और तो u देखो u कितना माना था मैंने? u माना था x की पावर sin x, तो यहाँ पे लिख लें x की पावर sin x। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसके बाद में क्या करेंगे हम? v वाली कहानी लेते हैं। तो टेकिंग v इज इक्वल टू कितना है? sin x और इसकी पावर में कितना दिया है? cos x। ठीक, तो फिर से इसमें log वाली कहानी लेंगे, है ना। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो ये जो जाएगा log v और ये log sin x की पावर cos x, तो cos x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x। ठीक, तो फिर से वही प्रोडक्ट रूल, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा? 1/v dv by dx। ठीक है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और इसका करेंगे तो कितना आएगा? 1/sin x, और sin x का दोबारा से होगा तो हो जाएगा cos x। ठीक है, अच्छा cos x और ये cos x, दो cos x है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं cos स्क्वायर x, समझे ना। अच्छा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log sin x और डिवाइड dx फर्स्ट फंक्शन, तो cos x का होता है माइनस sin x, तो यहाँ पे प्लस की जगह आप लिख दो माइनस, और ये हो गया sin x। समझ में आया ना। अच्छा, ये साइन एक साथ मत लिख देना, ये log sin x अलग है, ये sin x अलग है ना। हाँ, तो अब इतना कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, अब बेटा देखो dv by dx निकालूंगा तो v इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा dv by dx इज इक्वल टू v, और ये कितना है? cos स्क्वायर x। अच्छा देखो, cos स्क्वायर x, तो देखो ये किसका मतलब क्या है? cos अपॉन sin x cos x, ऐसे तो है, तो cos बटे sin क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, cot x cos x, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये? cot x cos x। ठीक है ना, इसको लिख दिया मैंने, और ये जो था इसको आप ऐसे लिखा रहने दो, sin x को पहले लिख लो, sin x log sin x। ठीक है, ये हो गया। और v देखो, v की वैल्यू क्या मानी थी स्टार्टिंग में, याद है ना? v की वैल्यू क्या थी? sin x की पावर cos x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये dv by dx इज इक्वल टू sin x की पावर cos x, और ये पूरी कहानी एज इट इज ऐसे रहेगी, cot x cos x माइनस sin x log sin x। ठीक है, ये आ गया हमारा dv by dx। अब dv by dx की वैल्यू और du by dx की, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ये और प्लस ये, तो क्या आ जाएगा? dy by dx आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो आप समझिएगा करना क्या है। तो dy by dx कितना आएगा? dy by dx इज इक्वल टू du by dx, ये हो गया x की पावर sin x, कितना है? sin x अपॉन x प्लस log x cos x। ठीक है, और प्लस में ये पूरी कहानी हो जाएगी, प्लस sin x की पावर cos x cot x cos x माइनस sin x log sin x। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त तुम्हारा आंसर। आई बात समझ में? आसान था कि नहीं? ठीक है, चलो भाई तो करो कॉपी, फिर अगले सवाल पे आते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हमें दिया हुआ है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, हमें प्रूफ करना है d by dx इज व्हाट? माइनस y by x। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। देखो इसको करना कैसे है ना, बात तो समझो,
हमें डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना है। देखो ये x है और ये y है, मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग x एंड y। तो अगर x और y को मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई, इधर वाली कहानी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना, x की वैल्यू है a साइन इनवर्स t इंटू y की वैल्यू a कॉस इनवर्स t। ठीक, अच्छा अब देखो ये तो सेम टू सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहां पे एक चीज देखो, दिख रहा है ना रूट में, a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, एक साथ लिख लिया। और देखो हमने ये भी पढ़ा है कि बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। तो x y इज इक्वल टू a, इसकी पावर कितनी हो गई, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज व्हाट, पाई बाई 2। तो देखो वही चीज तो दी है, x की जगह पे t आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर पाई बाई 2। ठीक, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया डी वाई बाई डी प्लस सेकंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो x की वैल्यू तो 1 आएगी, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स 0। ठीक, तो ध्यान से देखो बच्चे, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस का y उधर गया तो हो गया माइनस का y, और यहां से अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालूं तो कितना है, डी बाई डी एक्स, ये x नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। तो चेक करो ध्यान से, यही लाना था, है ना, मजा आया कि नहीं आया, है ना, बहुत आसान है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखो, तो देखो बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, और पाई बाई 4 लाना है। तो ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं, cos स्क्वायर x जो दिया है, इसको cos x को t मानते हैं, तो ये हो जाएगा भैया लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x को डी बाई डी एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, और देखो लिमिट भी चेंज होगी है ना, अभी लिमिट में चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, साइन x dx, साइन x dx, तो ये माइनस इधर भेज दो, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस dt आया साइन x dx की जगह पे, अपॉन 1 प्लस cos की जगह पे t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अच्छा लिमिट कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखो, cos 0 यहाँ पे लिखूंगा ना, जहां पे x है वहां 0 लिखूंगा, तो cos 0 बराबर t, तो cos 0 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू आ गई 1, और फिर यहाँ लिखूंगा cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 90 डिग्री है ना, 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो समझ में आ गई ना। अच्छा अब एक चीज देखो, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ा ना, 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है tan इनवर्स x आता है। तो ध्यान से देखो ये 1 है, ये माइनस है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको माइनस को अलग कर लेंगे, ठीक है, t की जगह पे x हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, है ना, और ये माइनस बाहर हुआ 1 से 0, ठीक है, लिमिट पुट कर दी, तो भैया इसको पुट करो तो कितना आया, ये tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये आएगा। तो देखो 0 tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होगी, और tan इनवर्स 1 इज व्हाट, ये कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। चेक करो चाहे ध्यान से, 1 का मतलब 45, 45 यानी पाई बाई 4, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 4। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, ना एक बार ध्यान से पढ़िए, है ना, पढ़िए फिर मैं बताता हूं उसमें क्या करना है। ठीक, तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, एक थैला होगा, ठीक है, जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो मतलब को समझो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक थैला है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है ठीक, तो मान लो इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, ब्लैक है। अच्छा
फिर कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट्स रिटर्न टू द अर्थ। तो क्या हुआ कि इसमें से एक बॉल ऐसे निकाली गई, ठीक, एक बॉल ऐसे निकाली जाती है और वापस फिर इसमें रख दी जाती है ना। जैसे मान लो रेड निकाली फिर रख दी गई, ब्लैक निकाली फिर रख दी गई। तो करते क्या है, कहते हैं कि जब बॉल निकालते हैं उसके बाद जो भी बॉल आती है, moreover two additional ball of the color drawn are put in the earth, then ball is drawn at random, what is the probability that second ball is red। अच्छा देखो सारी कहानी रेड पे कही गई है। क्वेश्चन में क्या करना है कि सेकंड बॉल, जैसे एक बॉल निकाली रेड आई तो जो भी बॉल आएगी उसमें दो बॉल और ऐड कर देनी है। जैसे मान लो थैले से मैंने रेड बॉल निकाली, ठीक है, थैले से रेड बॉल निकली तो दो बॉल रेड वाली डाल देनी है इसमें, ठीक। अच्छा अगर मान लो ऐसे आंख बंद करके थैले से निकाला तो काली वाली बॉल आ गई ब्लैक, ठीक, तो फिर दो ब्लैक बॉल वापस डाल देनी है, ठीक। तो हमें ये बताना है, क्या क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बतानी है ना। सेकंड बॉल रेड ही आएगा, ब्लैक से नहीं बोल रहा, रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, समझ गए ना। चलो तो ध्यान से देखो, पहले देखो बात को समझो, हमें क्या बताना है, रेड बॉल। ऐसे समझो देखो बेटा कि अगर सबसे पहले मान लो रेड बॉल निकाली, हमने हाथ डाला, आंखें बंद कर ली, ऐसे हाथ डाला और रेड बॉल निकली, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 5 है ना, और टोटल बॉल कितनी है, 10। भाई टोटल तो 10 ही है, इसमें टोटल बॉल्स कितनी है, 10 है, ठीक। तो ये रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10। अच्छा मान लो अगर हाथ डाला बॉल में, थैले में, और रेड बॉल आई तो दो रेड बॉल और ऐड कर दी जाएंगी, तो दो रेड बॉल और ऐड कर दी जाएंगी, तो अब रेड हो गई 7 और टोटल बॉल कितनी हो गई, भाई टोटल कितनी हो गई, 12 हो जाएंगी ना, पहले 10 थी, 2 ऐड हो गई, ठीक। अच्छा दोबारा और देखो सारी चीजें मुझे रेड पे ही चाहिए, रेड पे। अगर मान लो आंख बंद करके निकाला, इसमें से बॉल निकली ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5 और अपॉन 10, ठीक। तो सेकंड बॉल फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो ब्लैक आई तो ब्लैक तो दो और डाल दी गई, तो ब्लैक तो अब हो गई 7, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो भैया दूसरी बार में देखो ब्लैक तो 7 हो गई, लेकिन रेड कितनी रही, रेड तो 5 ही रही, और टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 12। नई बात समझ में आई, देखो ये तो समझ में आया यहाँ पर। देखो इसमें देखो क्या हुआ कि आंख बंद करके निकाला, बॉल निकाली, ब्लैक आई, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, और फिर दो ब्लैक बॉल और ऐड कर दी गई तो 7 हो गई, और टोटल बॉल हो गई 12। लेकिन मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे सेकंड रेड चाहिए, तो दूसरी बार में रेड वाली तो 5 ही रही होंगी ना, लेकिन 12 टोटल जो हो गई वो 12, ठीक। अच्छा तो एक चीज देखो यार, इसको आप कट करोगे तो ये तो आएगा 1/2 7/12, और ये भी आएगा 1/2 5/12। तो यहां से 1/2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, ये 7/12 प्लस 5/12, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 7 5 12/12, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आया 1/2। तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक, समझ में आया ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखो हमें क्या बताना है कि ये जो तीनों वेक्टर जो दिए हुए हैं, है ना, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ नहीं करना ना, एकदम खुल्लू सा सवाल है भैया। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होता था, याद आ रहा है ना। तो पहले देखो इसको ऐसे लिख लो, लेट ये जो पहला वेक्टर है इसको a मान लिया, तो इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लो 2i/7 प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k। इसी तरह से ये वाले को b मान लो, है ना, दूसरा वेक्टर जो है ना वो b वेक्टर मान लो, तो ये भी हो गया 6/7 i प्लस 2/7 j माइनस 3/7 k। और जो तीसरा वेक्टर है उसको c मान लो, तो ये भी हो गया 3/7 i माइनस 6/7 j और प्लस 2/7 k, ठीक। अब ये यूनिट वेक्टर है तो भैया इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही ना कैसे निकालते हैं, देखो ये हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर, तो 2/7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, प्लस यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये अगेन 49,
और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36/49। और ध्यान से देखो 36 और 4 40, 40 और 9 49 आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो 49/49 तो कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ठीक, मैग्नीट्यूड 1 आया। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 ही आएगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 ही आएगा। आप सॉल्व करो मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो भैया परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी? अगर A परपेंडिकुलर है B पे तो इसकी वैल्यू मतलब क्या होता था? इसकी कंडीशन ये होता था A.B बराबर 0 होता था, है ना? तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो ये A.B, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो 2/7 और 6/7, तो 2 6 12 और 7 7 49 प्लस 3 2 6/49 और 6 यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया -18/49। तो देखो 12 और 6 18, और यहाँ पे भी हो गया ये -18। तो इसको सॉल्व किया तो कितना है 0 आया। ठीक, इसी तरह से आपको क्या बताना है कि B जो है वो C पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा B.C बराबर 0 होगा। इसी तरह से बताना है C जो है वो A पे परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या होगा C.A कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह से निकल आएगा, हाँ है ना? ठीक है ना, समझ में आया? तो बच्चों यहां देख के क्वेश्चन अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। ठीक, अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर आएंगे, है ना? थैंक यू।